प्राचीन काल के उस विस्मृत अध्याय की बात है जब पृथ्वी पर महाद्वीपों की सीमाएं अभी बन ही रही थीं और मनुष्य का भाग्य बादलों की गर्जना और समुद्र की लहरों के उतार चढ़ाव से तय होता था। विशाल हिंद महासागर के हृदय में रत्नद्वीप नामक एक ऐसा साम्राज्य स्थित था जिसकी वैभव गाथा सुनकर दूर दराज के राजाओं की नींद उड़ जाती थी। ये द्वीप प्राकृतिक रूप से एक अभेद्य दुर्ग की भांति था, जिसके चारों ओर ऊंची चट्टानें और गहरे नीले पानी का पहरा रहता था। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी नीलम की दिव्य खानें, जिनसे निकलने वाले पत्थर अंधेरे में भी सूर्य जैसी रोशनी प्रदान करते थे। रत्नद्वीप के अधिपति महाराजा आदित्यवर्धन एक ऐसे शासक थे जिनका नाम सुनते ही शत्रुओं के शस्त्र स्वतः झुक जाते थे। उनके शासन में न्याय का तराजू इतना सटीक था कि एक शेर और एक हिरण एक ही घाट पर पानी पीते थे। परंतु प्रकाश के साथ छाया का अस्तित्व भी अनिवार्य है। महाराजा आदित्यवर्धन का छोटा भाई राजकुमार विक्रम ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। विक्रम शारीरिक रूप से बलिष्ठ तो था ही, लेकिन उसकी रुचि राजधर्म से अधिक काल विद्या और निषिद्ध तंत्र मंत्रों में थी। वो अक्सर द्वीप के प्रतिबंधित दक्षिणी छोर पर स्थित अंधकूप गुफाओं में समय बिताता था, जहां उसने प्राचीन असुरों की लिपियों को पढ़ना सीख लिया था। उसका मानना था कि प्रेम और न्याय दुर्बलों के आभूषण हैं। एक वास्तविक सम्राट को काल यानी समय पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वो अमर हो सके और इतिहास को अपनी इच्छा अनुसार लिख सके। एक अमावस की रात, जब पूरा रत्नद्वीप गहरी निद्रा में लीन था, विक्रम ने अपने गुप्तचरों की सहायता से प्राचीन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां सहस्रों वर्षों से एक अत्यंत रहस्यमयी वस्तु सुरक्षित रखी गई थी, काल चक्र। ये कोई साधारण यंत्र नहीं था, बल्कि स्वर्ण और अज्ञात धातुओं से बना एक ऐसा चक्र था जिसमें समय की 3 धाराएं, भूत, भविष्य और वर्तमान एक बिंदु पर मिलती थी। पूर्वजों ने चेतावनी दी थी कि इस चक्र को केवल वही स्पर्श कर सकता है जिसने अपनी वासनाओं को जीत लिया हो, अन्यथा समय का संतुलन बिगड़ सकता है। विक्रम ने जैसे ही उस चक्र को घुमाया, पूरे रत्नद्वीप की धरती कांप उठी। अचानक आकाश का रंग गहरा बैंगनी हो गया और समुद्र का पानी जमने लगा। समय की निरंतरता टूट गई। जो फल अभी पेड़ों पर कच्चे थे, वे एक ही पल में सड़कर गिर गए। जो नवजात शिशु पालने में थे, वे अचानक दाढ़ी मूछ वाले प्रौढ़ बन गए, और जो वृद्ध मृत्युशैया पर थे, वे पुनः किलकारियां मारते हुए शिशु बन गए। पूरा साम्राज्य एक कालभ्रम, टाइम पैराडॉक्स में फंस गया। नगरों की अट्टालिकाएं ढहकर फिर से पत्थरों के ढेर में बदल गईं और पुरानी सभ्यता के अवशेष मिट्टी फाड़कर बाहर निकलने लगे। समय की ये विसंगति केवल भौतिक नहीं थी, लोगों की यादें भी उलझने लगीं। भाई अपने भाई को नहीं पहचान पा रहा था और शत्रु मित्र की भांति गले मिल रहे थे। इस महाप्रलय को रोकने के लिए महाराजा आदित्यवर्धन ने अपने 3 अत्यंत विश्वसनीय और असाधारण साथियों को गुप्त मंत्रणा कक्ष में बुलाया। पहली थी अनन्या, एक ऐसी नाविक जिसने विश्व के उन कोनों की यात्रा की थी जहां सूर्य की किरणें भी पहुंचने से डरती थीं। उसे समुद्र के हर ज्वार और नक्षत्रों की हर चाल का सटीक ज्ञान था। दूसरा था आचार्य मार्कंडेय, एक वृद्ध ऋषि जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल सिद्धांत को समझने में व्यतीत किया था। उनके पास एक ऐसा मंत्र कवच था जो समय की विकृति से व्यक्ति की चेतना को बचा सकता था। और तीसरी थी ईशानी, जो एक ऐसी गुप्तचर थी जिसे छाया पुत्री कहा जाता था। वो वायु के साथ बह सकती थी और किसी भी दुर्ग की दीवारों को लांघने में सक्षम थी। आदित्यवर्धन ने गंभीर स्वर में कहा, मित्रों, मेरे भाई ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सृष्टि के सबसे पवित्र नियम को भंग कर दिया है। यदि अगले सूर्योदय तक कालचक्र को पुनः स्थापित नहीं किया गया, तो रत्नद्वीप समय के इस भंवर में डूबकर सदा के लिए इतिहास से मिट जाएगा। उनकी यात्रा छाया घाटी की ओर शुरू हुई, जहां विक्रम ने अपनी नई राजधानी बसाई थी। ये घाटी अब वर्तमान विश्व का हिस्सा नहीं रह गई थी। यहाँ अतीत के विलुप्त हो चुके खूंखार जीव और भविष्य के विचित्र मशीनी योद्धा पहरा दे रहे थे। मार्ग में उनका सामना शून्य प्रेतों से हुआ। ये वे अभागे लोग थे जो समय के टूटने के कारण अपनी देह खो चुके थे। यहाँ अनन्या की समुद्री दूरदर्शिता काम आई। उसने रेत के तूफानों में नक्षत्रों की सहायता से वो अदृश्य मार्ग खोज निकाला जो केवल समय की 2 धाराओं के बीच मौजूद था। जब वे घाटी के मध्य में पहुंचे तो आचार्य मार्कंडेय ने देखा कि समय की तरंगे एक चक्रवात की तरह घूम रही हैं। उन्होंने अपने योग बल से एक स्थिर मंडल बनाया जिससे आदित्यवर्धन और उनके साथी उस तेज हवा में भी सुरक्षित रह सके। तभी ईशानी ने अपनी अदृश्य होने की शक्ति का उपयोग कर विक्रम के दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को भीतर से भंग कर दिया। दुर्ग के भीतर का दृश्य भयानक था। विक्रम एक विशाल वेदी पर बैठा था और काल चक्र के केंद्र से निकल रही काली ऊर्जा को अपने भीतर सोख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो अपनी मनुष्यता खो चुका था। विक्रम ने गर्जना की, आदित्यवर्धन, तुम यहाँ आकर भी कुछ नहीं बदल सकते। अब मैं समय का स्वामी हूँ।
मैं चाहूं तो तुम्हें फिर से एक अजन्मा शिशु बना सकता हूँ। आदित्यवर्धन ने अपनी तलवार सूर्यभास म्यान से बाहर निकाली और कहा, समय किसी का दास नहीं होता विक्रम। जो इसे बांधने की कोशिश करता है, समय उसे ही लील लेता है। दोनों भाइयों के बीच एक प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। विक्रम ने समय यंत्र की शक्ति से अपनी गति इतनी बढ़ा ली कि वो एक साथ 10 जगहों पर दिखाई देने लगा। आदित्यवर्धन पर प्रहारों की बौछार होने लगी। तभी आचार्य मार्कंडेय ने चिल्लाकर कहा, महाराज, विक्रम पर प्रहार मत कीजिए, उस चक्र के केंद्र पर प्रहार कीजिए जहां समय की तीनों धाराएं जुड़ रही हैं। मार्कंडेय ने अपनी जीवन ऊर्जा का दान करते हुए एक ऐसा प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जिसने विक्रम की समय माया को एक क्षण के लिए स्थिर कर दिया। उसी पल ईशानी ने अपनी छोटी कटार से विक्रम का ध्यान भटकाया और अनन्या ने एक विशेष नौसैनिक तकनीक से विक्रम के पैरों के नीचे की भूमि को अस्थिर कर दिया। महाराजा आदित्यवर्धन ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और सूर्यभास तलवार से काल चक्र के मध्य बिंदु पर प्रहार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा दुर्ग सफेद रोशनी से भर गया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि विक्रम की काली शक्तियां उसमें भाप बनकर उड़ गईं। जैसे ही चक्र अपनी मूल दिशा में घूमने लगा, समय का ज्वार शांत हो गया। जो वृद्ध बालक बन गए थे, वे पुनः अपनी अवस्था में आ गए। ढही हुई इमारतें फिर से खड़ी हो गईं और मृत प्राय हो चुका रत्नद्वीप फिर से हरियाली और जीवन से खिल उठा। विक्रम अपनी सारी शक्तियां खोकर भूमि पर गिर पड़ा। वो अब केवल एक साधारण मनुष्य था जिसका अहंकार टूट चुका था। आदित्यवर्धन ने उसे मारने के बजाय करुणा दिखाई और उसे सुदूर उत्तर के पर्वतों में एक तपस्वी के रूप में रहने का आदेश दिया। आचार्य मार्कंडेय ने अपनी शक्तियों के क्षय के बाद मौन व्रत धारण कर लिया और पुस्तकालयों में समय की रक्षा के नियम लिखने लगे। अनन्या को रत्नद्वीप की शाही नौसेना का ग्रैंड एडमिरल बनाया गया और ईशानी को राज्य की सुरक्षा का सर्वोच्च पद दिया गया। रत्नद्वीप का शासन अब और भी अधिक न्यायपूर्ण हो गया। महाराजा आदित्यवर्धन ने काल चक्र को वापस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कराया और उस पर 7 तालों का पहरा बिठा दिया। उन्होंने अपने राज्य के हर द्वार पर एक ही वाक्य अंकित करवाया, धन और भूमि वापस आ सकते हैं, परंतु खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। रत्नद्वीप की यह अमर गाथा सदियों तक समुद्र के नाविकों और हिमालय के साधुओं द्वारा सुनाई जाती रही, जो हमें याद दिलाती है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह प्रकृति और काल के नियमों से ऊपर कभी नहीं हो सकता।